मैं फिर से अपने गुरुदेवादिदेव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ और अपने साहब दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। अपने समस्त गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। तो आइए हम लोग चलते हैं अन्मी लाखड़ की पुस्तक में और सुनते हैं हम लोग कल सुने। जहाँ तक आज हम लोग उसके आगे चलते हैं। हम लोगों ने कल सुना था कि हमारे साहब कैसे जमालपुर की काली पहाड़ी पे किस तरह हमारे साहब गए थे और हमारे साहब ने किस तरह वहाँ पे साधना की। तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कल हम लोगों ने सुना, लास्ट लाइन था, जैसे इन पर कोई असर ही नहीं हो रहा है। अब चलते हैं इसके आगे। सहरसा की सड़कों पर सवेरा अभी उतरा ही था। सुबह की चाय ताजगी के साथ ढेर सारे सवाल लेकर आई थी। उच्च शिक्षा के लिए इन्हें बाहर भेजने का निर्णय तो लिया जा चुका था, पर माँ बाबूजी का मन आशंकाओं से ग्रस्त था। एक और माँ का वात्सल्य चिंतित था, तो दूसरी रोहिंद्र की असामान्य आदतों में और वृद्धि हो जाने के कयास मात्र से पिता सोच में थे। भविष्य की दिशा दशा के मुहाने पर खड़े थे। अभिभावक का चिंतित होना लाजिम था। लंबा छरहरा बदन, घने बाल पर थोड़े घुंघराले से, बड़ी और गंभीर आंखें जिसमें पूरा का पूरा समंदर समा जाए, देखने से ही किसी अभिजात्य घराने के लगते। घर के बड़कू अब बड़े हो गए थे, कॉलेज के विद्यार्थी होने जा रहे थे। कॉलेज में नामांकन लेने मुजफ्फरपुर जाना था। वहां लंगट सिंह कॉलेज की पढ़ाई बहुत अच्छी थी। बाबूजी की इच्छा थी कि इनका एडमिशन उसी में करवाया जाए। दफ्तर में काम अधिक होने के कारण बाबूजी ने स्वयं न जाकर एक स्टाफ को इनके साथ लगा दिया। 2-3 दिनों के लिए जाना था। सामान कुछ ज्यादा नहीं था। हरिंद्रानंद जी माँ बाबूजी के साथ स्टेशन पर खड़े थे। माँ की आंखें भरी हुई थी। अभिभावक से मुक्त अवस्था में पांव फिर कहीं कॉलेज की बजाय संसार की ओर न मुड़ जाए, ऐसी कई आशंकाएं मन में व्याप्त थी। वह इन्हें समझा रही थी, अब आप बड़े हो गए हैं, अपना भला बुरा खुद सोच सकते हैं। मुझे आपकी चिंता लगी रहती है। माँ बाबूजी के पैर छुए। सिग्नल मिलते ही गाड़ी में बैठ गए। ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। सहरसा पीछे छूट रहा था। 5-6 घंटे की यात्रा के बाद पटना पहुंचे। वहां से स्टीमर द्वारा मुजफ्फरपुर के लिए प्रस्थान कर गए। जाह्नवी की पुनीत धारा को देखकर अतीत की स्मृतियां मानस पटल पर किसी चलचित्र की भांति चलने लगी। बाबूजी के स्टाफ ने मौन तोड़ते हुए पूछा, वहां जाकर पढ़िएगा या वहां भी शमशान भ्रमण ही होता रहेगा? आप इतनी छोटी उम्र से शमशान जाते हैं, आपको भय नहीं होता? मैं तो रात में कभी उधर से गुजरता भी नहीं। बातों बातों में सफर कैसे कट गया पता नहीं चला। दूसरे दिन लंगट सिंह कॉलेज में नामांकन लेने पहुंचे, लेकिन समय ने पहले ही वहां अध्ययन के सौभाग्य से वंचित कर दिया। तिथि खत्म हो जाने के कारण बहुत प्रयत्न के बावजूद दाखिला नहीं हो सका। यही के रामदयालु कॉलेज में बाबूजी के मित्र वीर बहादुर सिंह रसायन शास्त्र के विभागाध्यक्ष थे। उनसे मिलने गए। उनकी मदद से हरिंद्रानंद का नामांकन रामदयालु कॉलेज के विज्ञान संकाय में हो गया। हॉस्टल भी कॉलेज का ही मिला। कॉलेज का पहला अनुभव था, इसलिए कुछ दिनों तक तो लगातार गए, लेकिन आसक्ति बहुत दिनों तक छिपी हुई दशा में इंतजार नहीं रहती। यहाँ अभिभावक के नियंत्रण के अभाव में स्वच्छंद रूप से रात्रि में शमशान जाने लगे। अखाड़ा घाट स्थित शमशान में नदी की रेत पर बैठे तांत्रिकों और अघोरियों के साथ
आत्मा परमात्मा, धर्म, अध्यात्म, तंत्र मंत्र आदि विषयों पर तर्क वितर्क करते रहते। माह में 1-2 बार ट्रेन से हाजीपुर आते और गंगा के किनारे रात्रि में साधनाएं करते, फिर सुबह मुजफ्फरपुर लौट जाते। फलतः कॉलेज की कक्षाओं में उपस्थित कम होने लगे। आज की तरह संचार क्रांति का युग तो था नहीं कि बाबूजी को तुरंत सूचना पहुंचती। हॉस्टल से रात रात भर गायब रहने के कारण कॉलेज प्रशासन द्वारा कई बार इन्हें चेतावनी देकर छोड़ दिया जाता, पर ये अपनी आदतें कहाँ छोड़ने वाले थे। इनकी आदतों से परेशान होकर प्राचार्य ने बाबूजी को इसकी सूचना भेज दी। बाबूजी सूचना मिलते ही फौरन मुजफ्फरपुर के लिए रवाना हुए। वहां पहुंचकर प्राचार्य से मिले। बाबूजी के समक्ष प्रिंसिपल द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे उपलम्भों ने विद्रोही स्वभाव को बढ़ाया ही था कि इनके विवेक ने हाथ थाम लिया। लंबी बातचीत के बाद निर्णय लिया गया कि अब ये यहाँ नहीं रहेंगे। बाबूजी इन्हें अपने साथ साहेबगंज ले आए। बिहार का संपन्न और हरा भरा जिला साहेबगंज अपनी भौगोलिकता के कारण और भी रमणीक है। इसके दक्षिण में विश्व के प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक राजमहल की विस्तृत श्रेणियां हैं, तो दूसरे छोर पर गंगा इस शहर को पवित्र करती हुई आगे बढ़ती है। राजमहल की इन्हीं पहाड़ियों की तलहटी में कब्रिस्तान है, तो गंगा के पवित्र कुल पर शमशान भूमि। हमारे बनाए हुए धर्म तो हमारी सांसों के साथ रह जाते हैं, पर मानव शरीर की अंतिम आश्रय स्थली एकाकार हो जाती है, चाहे कब्रिस्तान हो या शमशान। इन दोनों को एक साथ पाकर हरिंद्र का ज्ञान पिपासु मन झंकृत हो उठा। रात शमशान में कटती तो कभी कब्रिस्तान में। साहेबगंज कॉलेज में इनका दाखिला हो चुका था। अब ये आर्ट्स के विद्यार्थी थे। विज्ञान से इनका मन ऊब चुका था। इन्होंने इतिहास और दर्शन का साथ लिया, जो आगे चलकर इनकी रुचि का विषय बन गया। वैसे देखा जाए तो इतिहास खुद इनकी प्रतीक्षा में था। गोया इतिहास बनाना भी तो था, विश्व को एक नया दर्शन भी तो देना था। यही रामेश्वर मंडल से इनकी मित्रता हुई, जो कॉलेज में दर्शन शास्त्र के व्याख्याता थे। धीरे धीरे क्लास टीचर से शमशान साधना के सहयात्री और तंत्र मंत्र के सहमार्गी होते गए प्रोफेसर मंडल। अंधेरा अभी आया नहीं था। वे दोनों सड़क का रास्ता छोड़ पगडंडियों के सहारे शहर के बाहर आ चुके थे। दोनों बातें करते करते गंगा के किनारे शमशान की ओर बढ़ रहे थे। गंगा की शांत पवित्र धारा की ओर इशारा करते हुए हरिंद्रानंद ने कहा, सर, इंसान की जिंदगी भी तो धारा की तरह ही है, जो उत्कर्ष और अपकर्ष को प्राप्त करती हुई सदैव अविरल बहते हुए एक दिन विराट समुद्र में मिल जाती है। गंगा की शाश्वत पवित्रता के कारण ही दृष्टिकर्ता शिव ने इसे अपनी जटाओं में रखा है। तेज कदमों से दोनों नदी के साथ आगे बढ़ रहे थे। सहसा एक सांप विपरीत दिशा से तीर की तरह सामने आता दिखाई पड़ा, जिसे देखकर प्रोफेसर मंडल ने कहा, लगता है यह हमारी तरफ ही आ रहा है। उनकी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि हरिंद्र बोल पड़े, घबराइए नहीं, मैं अभी इसका रास्ता बदलता हूँ। इनका आत्मविश्वास देखकर वे मन ही मन आश्वस्त हुए। इन्होंने चुटकी बजाई और देखते ही देखते सांप नदी की धारा के विपरीत दिशा की ओर मुड़ गया, मानो हरिंद्र एक सपेरा हो जिनके संकेत मात्र से उसने अपना मार्ग बदल लिया। दोनों हंसने लगे। शमशान का रास्ता तय किया जा चुका था, बस लक्ष्य साधना शेष था। तांत्रिक कार्यकलाप शुरू करने के दौरान बातचीत का संदर्भ उनके साहेबगंज के शुरुआती दिनों की ओर चला गया। स्वभावगत विशेषताओं के साथ नेतृत्व की अपूर्व क्षमता के कारण छात्रों के बीच अपनी विशिष्ट पहचान बनाने में सफल हो गए। महाविद्यालय की व्यवस्थागत त्रुटियों के विरुद्ध कक्षाओं का बहिष्कार, प्राचार्य के खिलाफ नारेबाजी प्रायः इनके नेतृत्व में चला करती थी।
इसी बीच कॉलेज परिसर में एक दिन क्लास का बहिष्कार करते हुए छात्रों ने प्रांगण में शोर शराबा फैला रखा था। स्थिति पर नियंत्रण रखने के लिए प्राचार्य शिव बालक राय ने प्रोफेसर मंडल को वहां भेजा। इस घटना को याद कर अचानक मंडल सर ने पूछा, यहाँ आने से पूर्व आपने कौन कौन सी सीढ़ियां सीखी है? हरिंद्रानंद ने हंसते हुए बात टाल दी और पूछा, आपने हड़ताल के दिन भी मुझसे यही सवाल किया था और आज भी। क्या जानना चाहते हैं आप? रामेश्वर मंडल ने कहा, प्रिंसिपल साहब ने जब मुझे हड़ताल तुड़वाने के लिए भेजा तब मैंने सोचा कि अपनी मानसिक शक्ति से आपको रोक दूं, लेकिन असफल रहा। तभी मुझे आभास हो गया कि ये जो दिख रहा है वह है नहीं, और देखिए, मैं जो देखना चाह रहा था वह अब मेरे सामने है। इतना अवश्य समझ गया कि आप विशिष्ट शक्तियां धारित करते हैं। मैं बस समय का इंतजार कर रहा था ताकि मित्रता का प्रस्ताव रख सकूं। अब देखिए हमारे संबंध कितनी प्रगाढ़ हो गए। ठहाकों की गूंज से पूरा वातावरण झंकृत हो उठा। आसमान साफ नहीं हुआ था, लेकिन भोर का सूरज सामने था। दोनों घर लौट आए। साहेबगंज की सीमा बंगाल से मिलती है, इसलिए बंगला भाषा और संस्कृत की स्पष्ट छाप दृष्टिगोचर हो जाती है। बंगाल में काली पूजा की अखंड परंपरा रही। साहेबगंज भी इससे अछूता नहीं। सर्दियों का आगमन हो चुका था। हवा में हल्की ठंडक थी। आज साल का महत्वपूर्ण पर्व है दीपावली। दीपों की अवली के साथ खुशियों की माला लिए यह त्योहार आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कल था। पौराणिक गाथाओं से भरा है इतिहास, लेकिन अंधकार को दूर कर प्रकाशमान करने की इसकी महत्ता अभी वर्गों में आज भी व्याप्त है। दीपावली की तैयारी कई दिन पहले से शुरू हो जाती है, जिसमें नई चीजों की खरीदारी, घर की साफ सफाई, रंगाई और पुताई शामिल है। जैसे जैसे दीपावली नजदीक आती है, वक्त अपने आप को संवारता है। हरिंद्रानंद के लिए यह विशेष था। प्रकृति ने इस दिवस को संजोग कर रखा जो था उनके जन्मदिन के लिए। 17-18 साल पहले कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के दिन परमात्मा ने हमें ऐसा दीपक दिया जिसने आने वाले समय में मानव सृष्टि को अंधकार से खींचकर प्रकाश पुंज की ओर धकेला। देखिए, रोशनी का यह त्योहार आज हमारे मन को प्रकाशित किए हुए। सूरज आकाश के माथे पर चमक रहा था। स्त्री पुरुष का झुंड गंगा स्नान के लिए जा रहा था। सुबह की स्वच्छ हवा के साथ किरणें झरोखे से अंदर आ रही थी। अलसाई नजरों में घड़ी देखा तो सुबह के 8 बज रहे थे। नीचे से माँ की आवाज आई, उठो जल्दी, मंदिर जाना है, आज जन्मदिन है। इस खास मौके पर माँ इन्हें मंदिर ले जाना नहीं भूलती। घर में जाने कब से चले आ रहे अनुष्ठानिक लोकाचार के नियमों को तो हरिंद्र बचपन से ही नहीं मानते थे। इसके लिए माँ अगर झुंझलाती या डपटती तो थोड़ा ना नुकुर करने के बाद और बाबूजी के दबाव के कारण भी तैयार हो जाते। माँ के साथ काली मंदिर गए। वहां अष्टभुजी काली की प्रतिमा के सम्मुख हरिंद्र के हाथ अपने संस्कारागत प्रभाव के कारण स्वतः ही जुड़ गए, परंतु मन नहीं। बगल में ममत्व की देवी स्वयं के लिए उस अष्टभुजी देवी से कुछ मांग नहीं पाई, लेकिन बेटे के लिए दुआ निकल रही थी। हे देवी, मेरा बेटा पढ़ाई में मन लगा सके, अपने परिवार में रहे और जीवन को खुलकर जी सके। इस बीच बड़कू ने मंदिर की घंटी बजा दी। टन टन की आवाज से माँ का ध्यान भंग हुआ। घर पहुंचते ही माँ ने नाश्ता दिया। तब तक रामेश्वर मंडल भी फूलों का गुलदस्ता लिए जन्मदिन की बधाई देने घर पहुंच चुके थे। कोने में लगा डाइनिंग टेबल स्वादिष्ट व्यंजनों में सजा था। बचपन से ही भोजन के प्रति संवेदनशील रहे हरिंद्र ने अनमने ढंग से थोड़ा खाया। आप तो फोटोग्राफी के शौकीन हैं, चलिए आज शिव गादी की गुफा घूम आए, वहां आपके शौक को भी मंजिल मिलेगी, प्रोफेसर साहब ने कहा। चहल पहल के से सजे बाजार और वाहनों की आवाजाही के बीच गुजरते हुए दोनों बस पड़ाव पहुंचे। बरहेट बरहेट चिल्लाता हुआ बस का कंडक्टर नजदीक पहुंचा। कहा, जाएंगे भैया? बरहेट मंडल जी ने कहा।
दोनों बरहेट के लिए प्रस्थान कर गए। और इसके आगे का वीडियो अब हम लोग आगे कल सुनेंगे। तब तक के लिए आप सबों के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें और मिलते हैं इसके आगे के अध्याय में कल के वीडियो।